नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं और केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं एमएससीटी के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक एमएससीटी का क्वेश्चन पेपर है जो 2016 का है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम फिजिक्स को कवर नहीं करने वाले हैं, सिर्फ केमिस्ट्री को कम कवर करने वाले हैं। और केमिस्ट्री के यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसके इंटरेस्टिंग आंसर है। कुछ यहाँ पर आंसर आपको एक्सेप्शनल देखने को मिलेंगे। तो हम उस जब आंसर्स को देखेंगे तो वो आंसर क्यों आया है उसका हम एक्सप्लेनेशंस भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा और केमिस्ट्री अपना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। चलिए हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन बहुत फटाक से लिए हैं, पर यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम आराम से करने वाले हैं। उसके आंसर्स देखेंगे और उस आंसर्स के पीछे का रीजन क्या है, एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, वो चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है स्टूडेंट्स कि विच हैलाइड ऑफ मैग्नीशियम हैज अ हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर आपको 4 हैलाइड दिए गए हैं। इनमें से जो डी वाला हैलाइड है वो ऑप्शन करेक्ट है, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड का जो आयोनिक कैरेक्टर होता है इन चारों में से, मतलब इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट होता है मैग्नीशियम के साथ। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, जब भी किसी कंपाउंड की साइज इंक्रीज होती है तो उसमें जो पोलराइजेशन होता है ऑफ एन अनायन वो बढ़ता है, वो ज्यादा होता है। हेंस व्हेन कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो आयनिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर है आपका MgF2 है, मतलब मैग्नीशियम फ्लोराइड है सबसे ज्यादा। फिर यहाँ पर मैंने आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी बता दिया है, जिसका सबसे कम होता है वो मैग्नीशियम आयोडाइड का होता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पेपर में या तो हाईएस्ट पूछा जाएगा या तो लोवेस्ट पूछा जाएगा, तो आपको इस चीजों को याद करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो मैं लिखा हूं कि कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ये वाला स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। क्या पता इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ दिया जाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। तो यहाँ पर एक रिएक्शंस कैरी किया गया है, एक रिएक्शंस परफॉर्म हुआ है जिसके अंदर 2 स्टेप हैं। तो पहले वाले स्टेप्स के अंदर देखोगे जो रिएक्टेंट है वो NO2Cl है, जो कि गैस के फॉर्म में है, वो रिएक्ट होता है और NO2 प्लस Cl 2 प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो और यहाँ पर दूसरा स्टेप्स में भी देखोगे तो NO2Cl गैस में है और क्लोरीन उसके साथ ऐड होकर NO2 प्लस Cl2 एज अ प्रोडक्ट हमें मिला है। यहाँ पर क्वेश्चंस ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ही सिंपल और एक बहुत ही सरल सवाल है। तो आप सभी को पता है रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। जब भी कभी रिएक्शंस मोर देन 1 स्टेप या मोर देन 2 स्टेप्स से ज्यादा परफॉर्म होता है तो कभी कभी उसके अंदर हमें रिएक्शंस इंटरमीडिएट हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहला जो रिएक्शन है उसके अंदर क्लोरीन फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो सेम अगर आप देखोगे स्टेप 2 में तो क्लोरीन इसके अंदर कंज्यूम किया गया है, मतलब पहले वाले स्टेप्स के अंदर वो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और दूसरे वाले मतलब स्टेप्स के अंदर वो एज अ रिएक्टेंट काम करके वो हमें प्रोडक्ट दिया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि क्लोरीन जो है हमारा रिएक्शंस इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट देख सकते हो कि क्लोरीन इज रीजनरेटेड इन द फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम इन द सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्लोरीन है वो हमारा रिएक्शंस इंटरमीडिएट है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। गलती से भी ऑप्शन सी को आप टिक ना कर दें क्योंकि Cl2 है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्टेप 1 और स्टेप 2 में Cl लिया गया है। ठीक है, तो Cl2C आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर आपको 4 अमाइनो एसिड दिया गया है और जो बेसिक इन नेचर है वो आपका ऑप्शन सी है, अर्जिनाइन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इसमें जो 3 अमाइनो एसिड दिया गया है जिसका बेसिक साइड चेन होता है एट न्यूट्रल पीएच, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है अर्जिनाइन है, लाइसिन है और हिस्टिडाइन है। देयर साइड चेन्स कंटेन नाइट्रोजन एंड रिसेंबल अमोनिया विच इज अ बेस। तो दोस्तों जैसे अर्जिनाइन है वैसे ही लाइसिन एंड हिस्टिडाइन है जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं ड्यू टू द बेसिक साइड चेन्स एट न्यूट्रल पीएच। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए वेलिनाइन है, ट्रायोसाइन है और ल्यूसाइन है नहीं है। अगर अर्जिनाइंस के अलावा अगर लाइसिन ऑप्शंस में है या हिस्टाडाइन ऑप्शंस में है तो करेक्ट आंसर रहेगा फॉर अमाइनो एसिड इज बेसिक इन नेचर। तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया रहेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज स्टेटेड बाय विच लॉ। ये बहुत ही सिंपल लॉ है और ये बहुत ही कट एंड क्लियर स्टेटमेंट है जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, हेनरीज लॉ। यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया गया है, तो अगर आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं, कॉपी करने हैं तो आपको स्क्रीन को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो। ये स्टेटमेंट है कि हेनरी लॉ स्टेट्स दैट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है।
ठीक है, इस लॉ को ध्यान रखना, क्या पता इस लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अक्सर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फेनोलिक कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो इन चारों में से जो मोस्ट एसिडिक इन नेचर है फेनोलिक कंपाउंड कौन सा है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है पैरानाइट्रोफेनॉल, ये आपका करेक्ट है, जो कि मोस्ट एसिडिक इन नेचर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि डी प्रोटोनेशंस ऑफ पैरानाइट्रोफेनॉल गिव्स पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड आयन। ठीक है, आप सभी को पता होगा डी प्रोटोनेशंस। द नेगेटिव चार्ज ऑन ओ एटम इज स्टेबलाइज्ड एज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप is present in para positions. The negative charge on O atom is destabilized as electron releasing amino group is present in para positions. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द सेल रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर जो पीबी है जिसको हम लीड बोलते हैं, एक बहुत ही हेवीएस्ट एलिमेंट भी माना जाता है पीबी को। तो जो यहाँ पर जो पीबी है और उसका एक सेल रिप्रेजेंटेशंस बनाया गया है PB2+, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लाइन मारा गया है जिसको हम सॉल्ट ब्रिज का इंडिकेशंस भी कहते हैं, Ag पॉजिटिव और फिर Ag सॉलिड के फॉर्म में रहता है। द रेड्यूसिंग एजेंट इज, तो इसमें जो रेड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस जानते हैं तो जब हम सेल के रिप्रेजेंटेशंस में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट अलग हो जाते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रॉन्स के रिलेटिव्स में हमें देखना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान में रख के देखना पड़ता है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो तो आपका पीबी है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर ऐसा इसलिए है कि ऑक्सीडेशंस ऑकर एट द इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर पीबी आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशंस ऑकर होता है और जो वो चीज होती है वो रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ता है उसे, अगर आप सेल रिप्रेजेंट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है ऑक्सीडेशंस ऑकर एट द इलेक्ट्रोड एंड पीबी इज द रेड्यूसिंग एजेंट, इट इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज्ड टू Pb2+। तो मतलब जब भी कोई कंपाउंड जब भी कोई एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है उसको हम रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पीबी जो है वो Pb2+ इसलिए हुआ है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पर फंडा है, बेसिक सेल रिप्रेजेंटेशन है, आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, तो कोई डाउट रहेगा हमें कमेंट्स में जरूर पूछें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो एक सिंपल आंसर है इसका मुझे लगता नहीं है कि एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट है, पोलोनियम है क्रिस्टलाइज एज ए सिंपल क्यूबिक। और यहाँ पर पोलोनियम के अलावा जो कॉपर, निकल और आयरन दिए गए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। क्या पता सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के जगह पे आपसे BCC पूछ दिया जाए या FCC पूछ दिया जाए। तो यहाँ पर जो आयरन क्रिस्टलाइज होता है BCC यूनिट सेल, कॉपर एंड गोल्ड जो होते हैं क्रिस्टलाइज होते हैं FCC यूनिट सेल में। दिस इज रिलेटिवली इनएफिशिएंट अरेंजमेंट एंड ओनली वन मेटल पोलोनियम जो कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे अपने। द अमाइन ए व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड गिव्स येलो ऑयली सब्सटेंस। द अमाइन ए क्या है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर द अमाइन ए है वो है मिथाइल फेनाइल अमाइन। द अमाइन ए इज अ मिथाइल फेनाइल अमाइन, इट इज अ सेकेंडरी अमाइन। द रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमाइन व्हेन नाइट्रस एसिड्स गिव्स येलो ऑयली नाइट्रोसोअमाइन। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है सेकेंडरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड के साथ। तो जब भी सेकेंडरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है तो एक येलो ऑयली सब्सटेंस देता है, कंपाउंड देता है जिसको आप एन नाइट्रोसोमाइन कह सकते हो। तो यहाँ पर आपको रिएक्शंस दिया है तो आप स्क्रीन पॉज करके आप ये रिएक्शंस लिख सकते हो। क्या पता रिएक्शंस पेपर में पूछ दिया जाए और आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शंस को देख लें या इस रिएक्शंस को लिख लें। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशल रिएक्शंस हैं। ठीक है, कभी कभी ये एक्सेप्शन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हम। द एलिमेंट दैट डज नॉट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड इज। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट जो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं वो है हमारा ऑप्शन डी बेरियम। मेटल डू नॉट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूं तो आप वो लिख सकते हो स्टेटमेंट, मेटल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाइल असाइनिंग RS कॉन्फ़िगरेशन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू द कायरल कार्बन एटम इज। यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दिया गया है, द एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशंस भी दिया गया है हर ऑप्शंस का। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ऑप्शन 2 है हमारा वो करेक्ट आंसर है क्योंकि जो ऑप्शन 2 हमारा दिया गया है, इन COCH3 ग्रुप द C कार्बन इज अटैच्ड टू 2 O एटम्स एंड 1 C एटम। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉलिड इज अ नॉन पोलर सॉलिड। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द मॉलिक्यूल CO2 इज लीनियर होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं विद इक्वल शेयरिंग ऑफ द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि देखिए जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि द मॉलिक्यूल CO2 एक लीनियर होते हैं,
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अराइज फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द टू एटम्स आर इक्वल। ठीक है, तो जो सारे मैंने बताए सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। इन पॉइंट्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको आना चाहिए इस क्वेश्चंस को। तो कोई प्रॉब्लम्स या डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हम क्वेश्चन 12 ये है कि व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय ग्रुप 17 एलिमेंट्स। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है स्टूडेंट वो +7 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस हैं। एक बात बता देना चाहता हूं कि जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन होता है वो +7 होता है, और एक्चुअल में जो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 भी रहता है, प्लस जो हाईएस्ट होता है +7 होता है। ठीक है, तो -1 भी आपको याद रखना है। ठीक है, जब हाईएस्ट पूछे तो +7 बता देना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आइडेंटिफाई द मेटल दैट फॉर्म्स कलरलेस कंपाउंड। तो इसमें से कौन सा मेटल है जो कलरलेस कंपाउंड फॉर्म करता है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम फॉर्म्स कलरलेस कंपाउंड। यहाँ पर भी आपको अच्छे पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के तौर पे। इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन। ये सब आपको नोट डाउन करके रखना है एज अ नोट्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें कवर किया हूं मैं, कंसेप्ट यहाँ पर कवर हुआ है। और एंड हैज अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन भी आपको दिख रहे होंगे स्कैंडियम्स के। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, इट फॉर्म कलरलेस कंपाउंड। सो बेसिकली कलर कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द डी शेल। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो जो यहाँ पर मैंने मार्क किए हैं और जो इस क्वेश्चन है, मैं तो बोलता हूँ इस क्वेश्चन को आपको लिख के रख लेना है, आपको एक बार अपने दिमाग में इसको बैठा लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यहीं पर आप देख रहे होंगे 4-5 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चंस यहीं पर बन चुके हैं आपके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हम मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इज। तो यहाँ पर जो मैथमेटिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए है, ΔU = QV। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का जो रियल मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन हम कहते हैं वो ΔU = Q + W है। और फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस जिसके अंदर से वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है वॉल्यूम, तो उसके लिए जो इक्वेशंस फॉर्म होता है वो इक्वेशंस फॉर्म होगा ΔU = QV। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक कमर्शियल मेथड बताना है, यहाँ पर कौन सी कैटलिस्ट यूज़ होती है जब हम फेनॉल को प्रिपेयर करते हैं इन द कमर्शियल मेथड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी बता देना चाहता हूँ कि जो करेक्ट आंसर है वो है कोबाल्ट नेप्थेनेट। यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस ये है कि कोबाल्ट नेप्थेनेट इज द कैटलिस्ट दैट इज यूज्ड इन द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। ये बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कैटलिस्ट क्या है। वी ऑल्सो नोन एज द क्यूमिन रिएक्शंस। तो बताने वाली चीज़ ये है कि जब भी कभी हम फेनॉल्स को कमर्शियली मेथड में प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोबाल्ट नेप्थेनेट कैटलिस्ट, तो उस रिएक्शंस को हम कहते हैं क्यूमिन रिएक्शंस। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है क्यूमिन रिएक्शंस, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, नेम द रिएजेंट दैट इज यूज्ड इन द लीचिंग ऑफ गोल्ड। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि गोल्ड एक बहुत ही अच्छा नोबल एलिमेंट्स है, वो किसी के साथ रिएक्शंस नहीं होता है, पर यहाँ पर कुछ रिएजेंट की वजह से वो लीच हो जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है सोडियम साइनाइड, तो अगर आप सोडियम साइनाइड में अगर गोल्ड डालते हो या गोल्ड उसमें रखते हो तो थोड़ा रिएक्शंस उसमें हो ही जाता है और लीच हो जाता है। तो दोस्तों लीचिंग इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ द ओर विद अ सुटेबल रिएजेंट सो एज टू मेक इट सोल्यूबल व्हाइल इम्प्योरिटीज रिमेन इनसोल्यूबल। तो अगर आपको गोल्ड का कभी ओर मिल जाए तो उसके अंदर अगर आप गोल्ड को सोडियम साइनाइड में अगर डालते हो या उस पूरे ओर को गोल्ड ओर को अगर आप सोडियम साइनाइड में डालते हो तो उसमें जो प्योर रहेगा मतलब गोल्ड उसमें सोल्यूबल हो जाएगा और जिसमें इम्प्योरिटीज रहेंगे वो इनसोल्यूबल रहेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन है, आप सभी को पता होना चाहिए। सोडियम साइनाइड्स के अलावा अगर KCN हुआ और या Cu हुआ तो उसके हेल्प से विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव और Fe स्कार तो उसके हेल्प से भी लीचिंग ऑफ गोल्ड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्गेसिक। तो सबसे पहली बात ये है कि एनाल्गेसिक का आपको मतलब पता होना चाहिए। एनाल्गेसिक मतलब ये होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस जो एक पेन किलर जैसा काम करे, जैसे कि आपका एस्पिरिन। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगा ऑप्शन डी पैरासीटामोल। ये एक बहुत ही कॉमन है, ठीक है, और ऑप्शन डी आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है पैरासीटामोल। तो यहाँ पर जो ऑफ्लॉक्सासिन है पेनिसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक्स है यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। यहाँ पर जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशन ग्राम नेगेटिव एंटीबैक्टीरियल थेराप्यूटिक एंड पैरासीटामोल इज अ पेन रिलीवर। यहाँ पर जो एनाल्गेसिक वाला जो काम कर रहा है, जो कंपाउंड एनाल्गेसिक काम कर रहा है वो है आपका पैरासीटामोल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो इस पैरासीटामोल के अलावा जो ऑफ्लॉक्सासिन एंड पेनिसिलिन दिया है उसमें से भी क्वेश्चंस तैयार
तैयार होते हैं और जो आपका अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स दिया उसमें से भी क्वेश्चंस तैयार होते हैं। तो आपको इस एक्सप्लेनेशंस को ध्यान में रखना है और अगर आप चाहते हो तो स्क्रीन को पॉज करके आप लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हीटिंग लैंथोनाइड्स विद सल्फर। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो फॉर्म होएगा वो होएगा ऑप्शन डी, वो होएगा Ln2S3। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, ईथेन। इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है, आप सभी को पता है कि ईथेन कैन नॉट बी फॉर्म बिकॉज व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इट फॉलो वर्ज फिटिंग रिएक्शंस। तो ये आपको जो रिएक्शंस यहाँ पे दिया है इट फॉलो वर्ज फिटिंग रिएक्शंस, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हेक्सेन और बाय प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 2NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इज। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिएनिसोल इज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहां पर आप देख सकते हो द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर एज। तो यहाँ पे रिलेशंस बताना है कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द हाफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693/K एंड सम टाइम क्वेश्चन में बी आस्क्ड अबाउट द ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड द इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस। तो कभी कभी आपको ग्राफ के फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ का, इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो द ग्राफ इज अ कांस्टेंट एंड इट विल नॉट वेरी। तो अब ग्राफ में जो ऑप्शन सी रहेगा आपका वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द कंबाइनिंग रेशियो ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म अ ट्राइग्लिसराइड। तो जब हमें ट्राइग्लिसराइड जब फॉर्म करते हैं तो उसमें जो कंबाइनिंग रेशियो होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का क्या रहता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका सी, 1:3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्म हुआ है इन ट्राइग्लिसराइड वी गेट ईस्टर लिंकेज। ये ईस्टर लिंकेज भी हमें मिलता है। ये ऑप्शन ये जो यहाँ पर मैं जो सर्कल कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ईस्टर लिंकेज क्या होता है, आप सभी को पता है ईस्टर लिंकेज क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स इज। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका PS3P(3RHCl। तो ये कहाँ पर ऑप्शंस में है, ये ऑप्शंस में आपके बी ऑप्शंस में है ये आंसर। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। डेट इज यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो यहाँ पर जो विल्किंसन कैटालिस्ट का जो कॉमन नेम है वो है क्लोरिडोट्रिस ट्राइफेनाइल फॉस्फेन रोडियम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विल्किंसन कैटालिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए, आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो, नोट्स में इसको आप ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24। द क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा दोस्तों कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पर जो डेल्टा जी है मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, अगर उसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट में आपको आंसर मिल जा रहा है। एंड अगर उसकी वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो इंडिकेट करता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हो। और अगर डेल्टा जी आपका 0 है तो इंडिकेट कर रहा है कि वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ विच रेडिकल। तो आप कभी लेबोरेटरी में अगर आप केमिस्ट्री में अगर आप तो कभी आप लैब में अगर आप रिएक्शंस परफॉर्म किए रहेंगे तो कभी ऐसे रिएक्शंस में टेस्ट ट्यूब में एक ब्राउन रिंग आता है। वो ब्राउन रिंग क्या हमें इंडिकेट करना चाहता है, वो इंडिकेट ये करना चाहता है कि जो इसमें कंपाउंड दिया गया है, जो सोल्यूशंस दिया गया है उसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है। तो जो स्टूडेंट जो उसमें ब्राउन रिंग आता है, जो कंपाउंड एक फॉर्म होता है ब्राउन रिंग पे, उस कंपाउंड का जो नाम है वो होता है पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन सल्फेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे और इसका मैंने एक्सप्लेनेशंस दिया है। तो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन और इसमें आपको बहुत कुछ इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास वो वीडियो जल्दी पहुंचे। हम मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।